हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत दातेरो। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। पहला अपडेट आता है डीआरडीओ के बारे में। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ भी खुद का एक चैलेंज ला रहा है, आत्मनिर्भर भारत चैलेंज के जैसा ही। उनके चैलेंज का नाम है डेयर टू ड्रीम। तो उस चैलेंज के बारे में ही ये अपडेट है। उन्होंने उस चैलेंज के लिए एंट्रीज लेना चालू कर दिया है। आज से उन्होंने चालू कर दिया और लास्ट डेट ऑफ एंट्री होगी अक्टूबर 15। डेयर टू ड्रीम चैलेंज में उन्होंने डिफेंस और एरोस्पेस इन दो सेक्टर्स को ही लिया है, इन दो सेक्टर्स को ही शॉर्टलिस्ट किया और उन्हीं में से वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल्स दोनों ही इस चैलेंज में एनरोल हो सकते हैं और जो भी उनके जो क्राइटेरियाज होंगे उनमें जो फिट होंगे उनको वो शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे आगे आगे। तो अक्टूबर तक एंट्री रहेगी, यानी कि और अक्टूबर के बाद भी हम लोग दो महीने तक शायद से वो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो दिसंबर तक उसके रिजल्ट्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जो भी वो विनर्स होंगे उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा 10 लाख रुपीज़ का और सेकेंड प्राइज़ मिलेगा 5 लाख रुपीज़ का। तो अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप हो तो वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एरोस्पेस और डिफेंस इन दो सेक्टर्स में होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इस नए चैलेंज के साथ और मिलते हैं आगे। आज का दूसरा अपडेट आता है यूडेमी के बारे में। यूडेमी सॉफ्ट बैंक के साथ फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है फंडिंग रेज करने के। कुछ दिनों से वो सॉफ्ट बैंक के साथ बात कर रहे थे और पैसे रेज करने के लिए लगभग $150 मिलियन तक की वो बात कर रहे हैं। ये डील अभी फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही ये डील क्लोज होता है, यानी कि 150 मिलियन यूडेमी के अंदर आ जाता है, तो उसी के साथ ही उनकी वैल्यूएशन बढ़ के लगभग $1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बायजूस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करना चालू कर देगा। सॉफ्ट बैंक हालांकि एक चाइनीज कंपनी है और अभी इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, यानी डिस्प्यूट्स नहीं कह सकते, हालांकि डिस्प्यूट्स भी है ही, पर उन्होंने बॉर्डर जो शेयर करते हैं, जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको इंडिया में फंडिंग देने, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया। परमिशंस लेनी पड़ती है, काफ़ी सारा लंबा सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसके बाद वो सारा फंड्स का ट्रांसफ़र और इक्विटी का ट्रांसफ़र वगैरह होता है। तो ये जो डील अभी यूडेमी क्लोज करेगा तो उनका वो पैसा उनके पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो नहीं मालूम, वो नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज के साथ ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि वो फॉरेन से पैसा नहीं जुटा पा रहे, चाइना वगैरह से पैसा नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि ये जो भी करंट जो रूल है उसकी वजह से। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए, कितनी जल्दी ये पैसा यूडेमी के पास आता है और वो पैसा आने के बाद यूडेमी किस तरह से ग्रो करता है। एडटेक सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रही है और हर कोई अपने अपनी नीश में एस्टैब्लिश प्लेयर बनने के बारे में कोशिश कर रहा है और जो बड़े प्लेयर्स है बायजूस, वेदांतु जैसे, वो अब एक दूसरे की रीच में भी घुसना धीरे धीरे चालू कर रहे हैं। बायजूस ने भी ऑनलाइन क्लासेस लेना वगैरह चालू कर दिया है, उन्होंने व्हाइट हार्ट जूलियो को भी एक्वायर कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है इस एडटेक सेगमेंट में और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। कुछ दिनों पहले चाइना की बहुत सारी ऐप बैन हुई 3 स्टेज में। पहले 49 ऐप बैन हो गई, फिर वापस से 152 ऐप बैन हो गई और फिर वापस से कुछ और ऐप्स बैन हो गई। वो जो सारी ऐप्स बैन हुई उसमें एक ऐप का नाम था जिसका नाम था क्लब फैक्ट्री, जो कि एक ई-कॉमर्स ऐप थी और चाइना की एक कंपनी उसको ओन और रन करती थी। तो वो ऐप बैन हो गई, पर प्रॉब्लम ये था कि उस ऐप में जो भी सेलर्स थे वो बहुत सारे सेलर्स इंडिया के थे। उस ऐप में ज़्यादातर मतलब फेक फर्स्ट कॉपी वगैरह ऐसी चीज़ें बेची जाती थी और वो काफ़ी सारे सेलर्स इंडिया में से थे। तो जब वो ऐप बैन हो गई, उसके मतलब ऐप बैन करने के लिए कोई वार्निंग नहीं दी गई थी डायरेक्टली, ओके आज से वो ऐप बैन होगी, ऐसा सीन हो गया था। तो सेलर्स ने बहुत सारे ऑर्डर शिप कर दी थी, बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर कर दी थी, बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे कस्टमर्स तक वो ऑर्डर पहुंच गई। कस्टमर्स ने कंपनी को पे कर दिया और कंपनी ने पैसा अपने पास ले लिया।
पैसा वो कंपनी, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अपने सेलर को पैसा देती है, लगभग एक हफ्ते का बफर पीरियड वो रखते हैं, एक हफ्ते तक वो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स रखते हैं और उसके बाद वो पैसा सेलर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। पर ये जैसे ही वो ऐप बैन हो गई उसके बाद से कंपनी ने पैसा डिलीवर ही नहीं किया, कंपनी ने सेलर्स को उनका हिस्से का पैसा दिया ही नहीं। तो इसकी वजह से ये जो सेलर्स जो क्लब फैक्ट्री पर अभी अपना सामान बेच रहे थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेलर्स एसोसिएशन है, उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है और आरबीआई से उन्होंने कहा है कि हमारी प्रॉब्लम सुनो और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्लब फैक्ट्री को हमारे पैसे देने के लिए कहो, फोर्स करो, ऐसा उनका कहना है। और अब वो आरबीआई के पास पहुंच गए। तो देखते हैं आरबीआई क्या इस पर स्टैंड लेता है और क्या वो मतलब क्लब फैक्ट्री को किस क्लॉजेस के अंडर लाके और वो किस तरह से वो फोर्स कर पाते हैं क्लब फैक्ट्री को कि पैसा जो भी सेलर्स को उन्होंने पकड़ कर रखा है वो डिसबर्स करते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अपडेट आता है उबर और लिफ्ट के बारे में। उबर और लिफ्ट कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है यूएस बेस्ड, जैसे हमारे पास ओला है वैसे ही उबर है, उबर यूएस के पास है। तो उनके बारे में ये अपडेट है। कैलिफोर्निया नाम की जो स्टेट है यूएस की, उसके गवर्नमेंट ने इन कंपनीज पर एक नया रूल अप्लाई किया। गवर्नमेंट के उस रूल के हिसाब से उनका कहना था कि उनके जो ड्राइवर्स है, अभी जो उबर और लिफ्ट में ड्राइवर्स है, उनको उन्हें एम्प्लॉयज का दर्जा देना होगा। इस डिसीजन को उन्होंने कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था कि हम इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट हमें फोर्स करने लगाती है कि नहीं आपको एम्प्लॉय का उन्हें स्टेटस देना ही पड़ेगा, तो हम लोग कैलिफोर्निया से अपना बिजनेस हटा लेंगे, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बताया दिया। आज उन्होंने फिर से एक अपडेट आ गया कि उन्होंने पूरी तरह से डिनाई ही कर दिया है कि हम लोग ऐसा कुछ करने ही नहीं वाले हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले, ऐसा सोचने भी नहीं वाले हम लोग। यानी कि जो ड्राइवर्स है उन्हें हम लोग एम्प्लॉयज का स्टेटस नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर ड्राइवर्स को उन्होंने एम्प्लॉयज का स्टेटस दे दिया तो जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं वो भी ड्राइवर्स को देने पड़ेंगे, जो भी एम्प्लॉय का पर्क्स होते हैं वो भी उन्हें देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस, जो बहुत सारी जो चीज़ें होती है जो एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ती है वो उन ड्राइवर्स को भी देने पड़ेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उबर का ड्राइवर बनने, मतलब कोई भी कंपनी, उबर, ओला, कोई भी कंपनी हो, उसका ड्राइवर बनने के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। कोई भी एक ऐप में से वो मतलब कोई भी एक ऐप डाउनलोड करके, उबर की ऐप डाउनलोड करके या फिर ओला ड्राइवर की उनके ऐप रहती है, उनका बैकएंड का पोर्टल रहता है, वो ऐप डाउनलोड करके उसमें जो भी फॉर्म है वो फॉर्म फिल करके अपना ड्राइवर लाइसेंस भर के हम लोग कोई भी ड्राइवर बन सकता है। तो इस तरह से उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाएगा कि कौन उनके एम्प्लॉय बनते हैं, कैसे रहते हैं, और उनके जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जो एक्सपेंस हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए जाहिर सी बात है उन्होंने उसको अपोज किया। देखते हैं क्या होता है। अगला अपडेट आता है अमेजॉन के बारे में। मुझे पर्सनली ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। कौन से साइड में अच्छा है या बुरा है ये नहीं मालूम, पर इंपॉर्टेंट लगता है। ये अपडेट है कि अमेजॉन अब एंटर कर रहा है फार्मास्यूटिकल डिलीवरी के बारे में। मेडिसिन डिलीवर करने के सेगमेंट में वो एंटर कर रहा है। एक नई कंपनी फॉर्म करेगा और उसके जरिए वो मेडिसिन डिलीवर करना चालू कर देंगे। इसमें वो तीनों टाइप के मतलब वो एलोपैथी भी रहेंगे, होम्योपैथी भी रहेंगे और आयुर्वेदिक भी मेडिसिन वो डिलीवर करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अभी के लिए उन्होंने एलोपैथी और कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस में बेंगलुरु में ये सर्विस चालू कर दिया और वो टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उनका प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। ये खबर अच्छी है या बुरी है ये मुझे मालूम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि अमेजॉन फूड डिलीवरी के सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है। तो जब वो उस सेगमेंट में एंटर करेगा तो जोमेटो और स्विगी जो वहाँ के एस्टेब्लिश प्लेयर है उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा टफ जाएगा अमेजॉन को कम्पीट करने में। अब वो जब मेडिकल डिलीवरी के सेगमेंट में एंटर करेगा अमेजॉन, तब यहाँ के जो एस्टेब्लिश प्लेयर है, 1mg है, नेटमेड्स है वगैरह, ये सारे जो स्टार्टअप्स है उनको भी बहुत मुश्किल जाएगा अमेजॉन को कम्पीट करना। और साथ ही साथ अमेजॉन क्या एक स्टेप आगे जाके कर रहा है, वो तीनों लेवल के, मतलब वो तीनों एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये तीनों सेगमेंट में वो एंटर कर रहा है। तो एक ही साथ में वो बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्रो होने में।
अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा कैश रिच कंपनी है, वो बेहिसाब डिस्काउंट दे सकते, वो बेहिसाब खर्चा कर सकते एड्स में, प्रमोशन में, कुछ भी हो, वो बेशक पैसा डाल सकते हैं। तो उसकी वजह से इन सारे स्टार्टअप्स को बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे प्लेयर के साथ compete करना। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जियो और बाकी वोडाफोन आइडिया वाले सिचुएशन हो जाएगी। यानी कि एक ऐसा प्लेयर आ जाएगा इंडस्ट्री में कि जिसके जो इतना पैसा लेके आया कि वो कितना भी पैसा खर्च करे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा सिनारियो हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेजोन अब इस सेगमेंट में आ रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से ये अच्छी बात है अभी के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए, मुझे नहीं लगता 3 साल तक जाएगा, 2 साल के लिए ये अच्छी बात रहेगी। कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ईज ऑफ सर्विस मिलेगी, सब अच्छा रहेगा, गोल्डन डेज रहेंगे कस्टमर्स के लिए 2 साल के लिए। उसके बाद जब अमेजोन इन सारे प्लेयर्स को इस इंडस्ट्री से हटा देगा, तब जाके अमेजोन अपना असली चेहरा दिखाना चालू करेगा, असली पैसे कमाना चालू करेगा। तो तब मुश्किल हो सकती है इंडियन कस्टमर्स को, तब मुश्किल हो सकती है इंडियन बायर्स को, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं रह जाएगा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट बन जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, क्योंकि अमेजोन इतने सारे सेगमेंट्स में एंटर कर रहा है, तो एक अमेजोन मतलब पूरा एक कंपनी ही बहुत सारे सेक्टर्स में एक मोनोपोली क्रिएट कर देगी, उनके रीच की वजह से, उनके पोटेंशियल की वजह से, उनके कैश रिच होने की वजह से। अमेजोन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज पर इसी के बारे में यूएस में केस चल रहा है कि ये कंपनीज अपने रिसोर्सेस का, अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करके कंपनीज को डोमिनेट करती है, इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करती है। शायद से कुछ दिनों के बाद ऐसा ही कुछ सिनारियो इंडिया में भी हो जाए, और क्या पता क्या हो सकता है। पर गवर्नमेंट को अमेजोन को रिस्ट्रिक्ट करने में भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अमेजोन ने अनाउंस किया है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो देना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है इस मामले में, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। ज़रूर बताना आपकी क्या राय है, थोड़ा सा सोच के बताना। अगला अपडेट आता है आरोग्य सेतु के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप के सोर्स कोड रिलीज करने के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ महीनों पहले अनाउंस किया था। एंड्रॉयड का उन्होंने काफ़ी पहले ही वो सोर्स कोड ओपन कर दिया था। आज उन्होंने iOS के लिए की ऐप का भी सोर्स कोड ओपन कर दिया है। हालांकि उन्होंने सर्वर साइड का कोड अभी तक ओपन नहीं किया है, पर देखते हैं, अभी क्लाइंट साइड का तो किया है। तो जो भी सारी साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ है, अब वो सारा सोर्स कोड देखेंगे और वो अपनी टिप्पणियां करेंगी कि आरोग्य सेतु हमारा डेटा सिक्योर रखता है या नहीं रखता, या फिर अननेसेसरी डेटा कलेक्ट करता है या नहीं। अभी क्या मालूम, देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। तो यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।